परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक के लक्षुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूजे जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। सारिका जी छाबड़ा इंदौर निवासी विकास छाबड़ा की धर्मपत्नी, जिन्होंने गोमटसार जीव कांड के अलौकिक मान को लेकर 14 धाराएं को लेकर रंगीन प्रस्तुति प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा हम पढ़ करके थोड़ा अपना क्षय उपशम बढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अतः सारिका जी छाबड़ा को पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी के तरफ से सादर जय जिनेन्द्र है। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम वोचम। हम लोग अर्धछेद तक समझ चुके थे। अर्धछेद अथवा राशि को आधा आधा करते जाना, राशि को, पावर को नहीं। जितना किसी राशि पर जितना पावर होता है, पावर के बाद जो राशि आती है उसका अर्धछेद उतना ही होता है जितना उसका पावर होता है अथवा घात होती है। जैसे हम लोगों ने समझा था 4 का छेद 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 1 यानी 2 अर्धछेद। और 4 आता कैसे है? हमेशा अर्धछेद छेद निकालने के लिए देय राशि 2 रखनी होती है। 2 के ऊपर जितना पावर होगा उतना उस राशि के अर्धछेद होते हैं। ये हमने समझा था। 2 तरीका है, या तो उसका पावर सब पता चल जाए अथवा उसका विवक्षित राशि को 2-2 करके डिवाइड करते जाएं तो वो अर्धछेद आ जाता है, जो कि लॉग सिस्टम में था। लॉग सिस्टम में देय राशि को log 2 मतलब अर्धछेद, उसके ऊपर 256 यानी 256 का अर्धछेद कितना, तो बराबर करके निकाल के लिखा हुआ था फिर कि 8 अर्धछेद। जो लॉग सिस्टम है, लॉग सिस्टम में लॉग का जो 2 है, log 2 वही अर्ध, log 2 मतलब अर्धछेद। उसके बाद हमने समझा था वर्ग शलाका। अर्धछेद सबको समझ में आ गया है ना? मैंने कहा था अर्धछेद निकालने के लिए आप लोगों ने निकाला है क्या? पनट्ठी का, बादाल का, इकट्ठी का अर्धछेद निकालने कहे थे, आप लोगों ने निकाला है क्या? पुस्तक में तो है ही है। पुस्तक से देख के तो बोलने से कोई फायदा नहीं है, खुद करो तो समझ में आता है। तो किसी ने निकाले या नहीं? पर मुझे तो आया नहीं निकालना। इसमें क्या था? आपको 2 से भाग देना नहीं आता है? ये तो आता है भाभी। 2 से भाग ही तो देना था। और अच्छा। करना क्या था? 2 से भाग देते जाना था जहां तक भाग लगता जाए, और थोड़ी अर्धछेद में कुछ करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज समझ में नहीं आई। मैं बार बार बता रही हूँ, अर्धछेद निकालने के लिए उस राशि को 2 से भाग देते जाएं। कहाँ तक दें? जहां तक भाग लगे। तो जितनी बार भाग लगे उतने वो अर्धछेद कहलाते हैं। आपको उस दिन समझ में नहीं आया होगा, इसलिए तो मैं बार बार कहती रहती हूँ जिनको समझ। यानी आप लोगों में से, ग्रुप में से किसी ने भी नहीं निकाला, जबकि 48 घंटे का समय मिला। हम लोग कितनी बढ़िया से मोदक खाना चाहते हैं, तो कैसे खाना चाहते हैं? वो मोदक भी मेरे मुंह में कोई डाल दे। हम उठा के मोदक नहीं खा सकते, हाथ से उठाने में हमें तकलीफ होती है, हमारे हाथ में दर्द होता है। ठीक हम लोग की हालत वही है। लोग कहते हैं जो प्रमादी होता है उसके छाती पे बैर पड़ा रहता है, उसको भूख लगी रहती है, और वो कहता रहता है कोई बैर मेरे मुख में डाल दे। शायद मुझे लगता है वही कंडीशन हमारे ग्रुप में है सबकी। जबकि कहा गया था कि अर्धछेद निकालने हैं, कोई का जवाब नहीं आ रहा। 48 घंटे का समय मिला। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम ललिता जी। मैंने इसका पन्नठी का खाली निकाला था, 2 से भाग देते 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 फिर मैंने पेंसिल से ऐसे रफ कागज में ना उसको मैंने मिटा दिया। मतलब निकाल के देख लिया था मैंने, 2 से डिवाइड करते करते जो संख्या थी उसके ऊपर जितनी संख्या आई फिर उसमें 2 से डिवाइड फिर आई, ऐसे ऐसे करके निकाला था।
लेकिन वो रखा नहीं मैंने उसको वापस, निकाल के जरूर देखा था, 16 का देखा था अर्धछेद, और इसका पन्नटी का निकाला था, खाली बादाल का, और उसका नहीं निकाला। बहुत अच्छा। वैसे मैंने उस दिन कहा था कि सभी कोई पन्नठी बादाल इकट्ठी का अर्धछेद निकालेंगे। क्यों निकाले हम, जब सारिका जी ने लिख के दे ही दिया कि 2 पर 64 लिखने से इकट्ठी आ जाता है, हम क्यों अपने हाथ में दर्द करें। सही बात है, जो तेज होंगे, बुद्धिमान होंगे, तो बिना बात की मेहनत नहीं करते ना, वो बिना बात की मेहनत नहीं करते। आप लोगों को ये व्यंग लग सकता है, पर ये व्यंग बहुत ही उचित है। थोड़ा भी कुछ नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी कुछ नहीं करने चाहते ग्रुप के लोग, बिल्कुल खाली परोसा हुआ खाना भी नहीं, बिल्कुल मुंह में डाल दीजिए, वो हालत हो रखी है लोगों की। 48 घंटे के समय में सामने वाले ने इतनी मेहनत क्यों की। सारिका जी महाबेवकूफ तो जी, इतना रंगीन प्रस्तुति करके परोसी है, दूसरे के लिए इतना मेहनत करी है, करना ही नहीं चाहिए था। हम लोग खुद के लिए नहीं करते हैं, ताज्जुब की ये चीज है कि हम लोग खुद के लिए नहीं करते। और इसमें तो कोई भारी चीज भी नहीं थी, 2-2 से भाग देना कोई कठिन नहीं था, कोई गुनाह नहीं करना था। गुनाह करना बहुत भारी होता है, और बड़ी संख्या से भाग देना भारी होता है। छोटी से तो कहाँ से समझेंगे आप पकी पकाई खिचड़ी में अनाज खोजेंगे तो कैसे पता चलेगा उसी खिचड़ी में मैंने कितने अनाज डाले, वो तो तब पता चलेगा जब आप उतने अनाज डाल के खिचड़ी बनाओगे, ऐसे कहाँ से पता चलेगा। फिर आप लोग थोड़ी देर में कहोगे हमको तो लॉग नहीं, हमको तो लॉग समझा दीजिए, जबकि लॉग समझने की चीज की जरूरत नहीं है। कौन समझ पाएगा लॉग, जो आजकल की गणित पढ़ रखे हैं वो। समझने के लिए हम लोग सब इतने आगे रहते हैं, समझ के उसका प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे। तकलीफ होती है मन में, बहुत तकलीफ होती है। मन नहीं, ऐसे में ना मन नहीं लगता पढ़ाने में, कि हम खाली मेहनत करते रहें और आप लोगों को कोई असर नहीं हो, ऐसे में मन नहीं लगता पढ़ाने। क्योंकि कोई ये हम आपको रामचंद्र के जीवन की गाथा नहीं सुना रहे हैं कि आपको हम कहानी लिखने कहे तो आप नहीं लिखे, वो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। फरमाइश हमारी बहुत ऊंची ऊंची रहती है, करेंगे हम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। शोभा काम वो होना चाहिए जो शोभा को प्राप्त हो। वर्ग शलाका, अर्धछेद के बाद वर्ग शलाका। गेट बंद कर दीजिएगा। अर्धछेद के बाद हमने अर्धछेद और वर्ग शलाका जो नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, पत्थर की लकीर है, आगे उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और फिर हर पॉइंट पर आप कहेंगे हम तो समझे ही नहीं, हम तो समझे ही नहीं, तो शुरू से हम कुछ करेंगे नहीं, और अचानक विषय जब वहां पर आएगा तो हम या तो हम बिना समझे रह जाएंगे कि भाई हम कैसे पूछें, या फिर समझने की चीज में भी आपको समझ में नहीं आएगा। वर्ग शलाका कैसे निकाले थे, किसको याद है? वर्ग शलाका छेद करने पर वर्ग शलाका निकलेगा। हाँ हाँ भाई साहब, छेद का छेद करने पर वर्ग शलाका निकलेगा। हाँ, छेद का छेद करने पर। अब हम जिस हिसाब से ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपकी इतनी सी बात से, जबकि आ जाना चाहिए समझ में। वर्ग शलाका उस दिन बहुत बढ़िया से समझा दी गई थी, लेकिन नहीं आया होगा लोगों को समझ, छेद ही नहीं समझ में आएगा। जबकि हमने छेद का शास्त्र में किस तरह से लिखा है वो भी बता दिया था। सारी जितना हो सकता है मैं बता पाती हूँ उतना बताती हूँ, किताब के बाहर से भी बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाकी तो आप लोगों का मन है, जितना लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे वो खाली में छोड़ देंगे आप। तो वर्ग शलाका का मतलब छेद का छेद करना। जैसे हमने 4 का छेद किया तो अर्धछेद कितने आए? 2, लेकिन शलाका उसकी कितनी होगी? 2 को हम 2 से भाग दे दे, 1 आया, तो 1 उसकी वर्ग शलाका, यानी छेद का छेद करना। पहले अर्धछेद करना, उस अर्धछेद का फिर अर्धछेद करना, तो जो उत्तर आता है वो वर्ग शलाका होती है। जिस तरह से अर्ध शलाका को, अर्धछेद को हमने समझा था कि 2 दे रख करके विरल राशि जितनी हो उतनी उस राशि का अर्धछेद होता है। एक ये भी था समझने का, जो log 2 से निकाला जा रहा था। एक ये भी है सिस्टम कि आप 2-2 से भाग देते जाएं। उसी तरह यहाँ पर वर्ग शलाका निकालने के लिए अर्धछेद को भाग दे दीजिए, जितनी बार अर्धछेद आए उतना हो जाए। एक चीज, एक इस तरह से निकालना। दूसरी तरह से हम 2 को जो ये कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी बार कर रहे हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 की वर्ग शलाका 1 क्यों हुई कि 2 को हम 2 से 1 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो 4 आ जा रहा है, इसलिए वर्ग शलाका 1 हुई। समझने की कोशिश करिएगा। 2 को जब अर्ध छेद निकालते हैं तो 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 हो जाता है अर्ध छेद। लेकिन जब शलाका निकालते हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई हम कितने बार करे हैं तो वो संख्या आई है। तो यहाँ पर जब एक है कि आप उसके अर्ध छेद को आप छेद करिए, अर्ध छेद की संख्या जो आई है उसको पुनः आधी आधी करिए, जितनी होगी उतनी वर्ग शलाका होगी। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ग शलाका, अर्ध छेद, इसमें अर्ध छेद बड़ा है कि वर्ग शलाका बड़ी है कि वर्गमूल किससे बड़ा है अथवा संख्या किससे बड़ी है, ये जो सिस्टम है ये हमको आगे इसी में समझने के लिए याद रखना पड़ेगा। साथ में हमको अलौकिक गणित भी याद रखनी पड़ेगी। कहाँ पर परिता संख्यात आया था, कहाँ पर युक्ता संख्यात आया था, कहाँ पर असंख्याता संख्यात आया था, विरलंदे राशि से कौन सा आया था, वर्ग करने से कौन सा आया था, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तब आगे जो जा करके सारी संख्या आ रही है, जीवों की संख्या, निगोदियों की संख्या, आकाश के प्रतिच्छेदों की संख्या, धर्म के विभाग प्रतिच्छेदों की संख्या, ये जो निकल के आएगी हमको, जब ये सारी चीज याद रहेगी तब कॉपी में किताब में लिखा हुआ तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाएंगे, अलग से किताब बंद करके बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो जान ही नहीं रहे कि किसके बाद कौन सी संख्या आ रही है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने आपको भाषणा करा दी है, बाकी काम करना आपका मन हो तो करें, ना मन हो तो ना करें। मेरे को तो समझाना है, वो मैं समझाते चली जाऊंगी, बाकी आपकी रूटीन आप जाने। फिर कहते हैं 16 की वर्ग शलाका, 16 की वर्ग शलाका 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 चौका 16। अब देखिए 16 का जब अर्ध छेद निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी 4 हो गई अर्ध छेद। लेकिन वर्ग शलाका कितनी हुई, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विवर्गमूल रूप से हम जिस संख्या को जितनी बार गुना करें, 2 के ऊपर 4 का पावर होने से तो 4 जो आई वो तो हो गई अर्ध छेद, लेकिन जो पावर है वो पावर अर्ध छेद नहीं, वर्ग शलाका नहीं है, उसका छेद निकालेंगे तो वर्ग शलाका निकलेगी। और दूसरा सिस्टम आचार्य ने क्या बताया कि उसको आप द्विरूप वर्गधारा में देखिए, जैसे 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो यहाँ पर वर्ग शलाका 2 हुई। खाली वर्ग करेंगे तब तो 2 को 2 से गुना, 2 को 2 से गुना, 2 को 2 से गुना, ये तो अर्ध छेद हो गया। जब द्विरूप वर्गधारा में आएंगे तो 2 दूनी 4, 4 गुना 4 16, यानी वर्ग शलाका कितनी हुई, 2। दोनों सिस्टम है, आप लोगों को 2 से भाग दे के ज्यादा इजी लगता है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, वो भी सिस्टम आगम का ही है, अपने लोग का कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन जिनको है कि प्रणाम दीदी, हम ये भी कह सकते हैं वर्ग का वर्ग द्विरूप, मतलब क्या वर्ग का हम वर्ग का वर्ग द्विरूप वर्ग वह है वर्गधारा, वर्ग का वर्ग करेंगे तो द्विरूप आ जाएगा। हाँ, वो आगे संबंध बताया जाएगा। अभी ये मतलब याद रखने के लिए कि द्विवर्ग शलाका क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का अगर वर्ग करते हैं तो हमें द्विरूप वर्ग शलाका मिल जाएगी। द्विरूप वर्गधारा उसी को कहते हैं, वर्ग के वर्ग को ही द्विरूप धारा कहते हैं, है ना। द्विरूप वर्गधारा, उसमें वर्ग का वर्ग ही होता है, तभी उसका नाम ही है ना वर्गधारा। 2 से वर्गित करते वर्गधारा, तो वो द्विरूप वर्गधारा का मतलब ही है आगे आगे की संख्या को आप वर्ग करते जाइए, वर्ग का वर्ग करते जाइए। तो वर्ग का वर्ग अगर आप करेंगे तो क्या होगा, वर्ग का वर्ग होगा क्या वर्ग शलाका, नहीं द्विवर्ग शलाका नहीं, द्विवर्ग शलाका, वर्ग का वर्ग वर्ग शलाका होगा क्या, नहीं होने का द्विवर्ग शलाका होएगा। हाँ नहीं होगा, वर्ग का वर्ग वर्ग शलाका नहीं होगा, कितनी बार किया है वो होगा। वर्ग का वर्ग, 1 मिनट, 2 पर वर्ग 2, उसके ऊपर वर्ग 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं ना 4 4 चौका 16, तब वो वर्ग शलाका उसका हुई कोई क्या, शलाका नहीं होगी दीदी, उसकी कोई शलाका नहीं होगी, क्योंकि 2 से 2 का 4 का 2 एक शलाका होगी। 1 मिनट मंजू जी, 1 मिनट।
अभी इन्होंने कहा, आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा, जब इतना बढ़िया से समझाया जा रहा है, उन्होंने कहा वर्ग का वर्ग शलाका हो जाएगा। अब जब ये शब्द हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्ग का वर्ग क्या होगा, तो आगे कहाँ समझेंगे हम। वर्ग का वर्ग तो हुआ, पहले आपने 2 का वर्ग किया, वो तो द्विरूप वर्ग धारा जैसे हो गया, तो उतनी थोड़ी होती, वर्ग का वर्गमूल होता है। वर्ग का वर्ग नहीं है वर्ग शलाका, वर्ग का 2 पर जैसे वर्ग है, कितना है, 4 है, 8 है, जो भी है, उस 4 का फिर अर्धछेद जो करते हैं, 4 का जो मूल वर्गमूल निकालते हैं वो होता अर्धछेद। वर्ग कर देंगे तब तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। वर्ग शलाका तो अर्धछेद से गलती समझ छोटी में है। आ गई मेरे का, जो मैं उसका वो कर रही थी शलाका, मतलब उसका हम अर्धछेद करते जाएंगे, तो वो जो पहले हमने द्विवर्ग करा, फिर उसका हमने जो शलाका करी, छेद करते रहे, तो वो द्विवर्ग शलाका हो गया। छेद करने से वर्ग शलाका छेद का आएगा। छेद करते गए ना, जैसे 8 4 का छेद किया, 4 का 2, 2 का 1, 4 का छेद किया तो छेद 2 आया, है ना। 4 कोई का भी छेद किया संख्या तो के, छेद 2 आया, कोई भी संख्या और वर्ग को शलाका 1 आई। मैं एक बता रहा हूँ दीदी, कोई भी संख्या का 2 देय रखकर उसका जो अपन विवरण दे रखेंगे, वो जो ऊपर की संख्या आएगी उसका छेद, मतलब जो ऊपर पावर है वो उतने छेद है, और उसको यदि वापस अपन छेद करते हैं तो वो वर्ग शलाका निकलेगी। जैसे 2 raised to power 8 है। वर्ग का वर्ग तो हो गया द्विरूप वर्ग धारा हो गया, वो तो द्विरूप वर्ग धारा की संख्या हो गई। 2 raised to power 8 हम समझ रहे हैं, तो 8 उसमें उसका छेद होगा पहले, पावर इज इक्वल टू छेद, और फिर 8 को यदि हम वापस छेद करते हैं, मतलब 8, तो वो उसका छेद करते करते 8 का हम छेद करेंगे, तो 8 4 2 1, तो उसमें उसके छेद आएंगे 3। निकाले तो दीदी मैंने सबके पनट्टी तक के सारे शलाके ये निकालिए, पर मैं बोलने में दोनों में कंफ्यूज वर्ग क्या है। पनट्टी तक के सारे मैंने सॉल्व कर रहे हैं, सारे इसके ना अर्धछेद निकाले हैं। एक मिनट भाभी, मैं बताती हूँ आपको। वर्ग का वर्ग करना मतलब तो एक मिनट, वर्ग का वर्ग करना तो द्विरूप वर्ग धारा हुआ, वो वर्ग शलाका थोड़ी हुई, है ना। वर्ग का तो वर्ग दोनों में करना कंफ्यूजन हो गया। मैं शलाका भी निकाली है, मैंने पूरा मैंने सॉल्व करा पनट्टी तक का, और बादाल का भी निकाल रही थी मैं, बादाल का भी निकाला है। बहुत अच्छा। अब यहाँ दीदी मेरे को एक बात समझ में आई है दीदी, जैसे कोई भी संख्या है, उसको यदि 2 से भाग देते रहे और लास्ट में जब 2 आ जाए तो बीच की जितनी भी होगी वो छेद हो गए, और यदि कोई भी संख्या है उसको 2 से यदि वो करते रहे तो वो बीच में संख्या 2 से मल्टीप्लाई जैसे करते रहे, नहीं मतलब लास्ट में जब 2 आएगी तो वो शलाका होगी, मतलब भाग देते रहे, जैसे 4 को 2 से भाग दिया तो 1 शलाका आ गई। आपने तो क्या बताया, मेरे ही नहीं समझ में आया, किसको समझ में आया भाई इनकी बात? जैसे मैं बोलूं, मैं जैसे 1 मिनट, जैसे 4 की संख्या है, 4 को यदि अपन 2 से भाग देंगे तो 2 आया, तो मतलब 1 ही शलाका हो गई, यानी 1 ही छेद हुआ, 1 ही छेद हुआ। ये तो वही बात हो गई मंजू जी, कि दशरथ के 4 पुत्र थे, 3 को खत्म करके केवल राम का गुणगान कर दिया। कहाँ से आ गया अर्ध शलाका, अर्धछेद कहाँ से हो गया? 4 का 2 1 अर्धछेद होगा कि अभी आज भी बताया गया है कि 4 का अर्धछेद 2 होगा कम से कम। 2 ही हुआ ना, 2 से भाग दिया तो 2 दूनी, 2 से भाग दिया तो 2 से भाग दिया तो 2 को 2 से, सब कोई ना बोले। देखिए मतलब मंजू जी गलती करी है, इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये चीजों को बहुत अच्छी से पकड़ती हैं। जब ये इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं तो कोई कितना बड़ा भी कर सकता है, इसमें नो डाउट। 4 के अर्धछेद कितने होंगे? जब तक संख्या 1 ना आ जाए। 4 को 2 से भाग दिए 2 आया, फिर 2 को 2 से भाग दिया तब 1। जब तक 2 से विभाजित होती रहेगी तब तक अर्धछेद निकलते रहेंगे। हाँ, तो 2 छेद हो गए ना दीदी, 2 हाँ, छेद हो गए, 4 के 2 छेद हो गए, ठीक है। हाँ, 4 के 2 ही होंगे छेद तो, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। अच्छा 8 को भी आप भाग दीजिए 2 से, 2 से जब 8 को भाग दीजिए, हाँ बोलिए। तो 8 के छेद कितने हो गए? 2 को 8 से जब भाग देते हैं, पहले 2 से भाग दिए तो 4 आया, 1 छेद हुआ। हाँ, फिर 2 से भाग दिया तो 2 आया, तो 2 छेद हो गए। हाँ,
फिर 2 से भाग दिया तो 1 आया, तो 3 छेद हो गए। 8 के कितने छेद होते हैं यहाँ पे? 8 के 3 छेद होते हैं, बिल्कुल है ना। तो मैं यही बोल रही थी कि यदि कोई भी संख्या यदि अपन को देते हैं और उनके छेद निकालते रहते तो 2 से भाग देते देते लास्ट में जब 1 आ जाए तो वो उतने ही छेद हो जाएंगे। मैं ये बोल रही थी। आप उस समय आप 1 नहीं बोले थे, आप 2 हाँ, मैं बोले। 2 बोल दी थी, सही बात है, मैं 2 बोली थी, पर आपने हाँ। जब 1 बोला तभी मेरे को भी गलती, तो हाँ, इसलिए मैं इसलिए कह अच्छा भाग दे। और जब ना वो स्लाका निकालेंगे ना तो 2 को 2 से गुना करते रहे और जो संख्या जैसे आपको 4 आई है तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो एक बार ही गुना करते ही 4 आ गया, तो 1 ही स्लाका हुई। 2 को यदि हम 8 से तक लाना है तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, मतलब 2 स्लाका आ गई। तो मैं ये बोल रही थी इसमें गुना करें इसमें भाग करें तो छेद और ये स्लाका निकाल सकते हैं। वही तो समझाएगा ना कि 8 जब संख्या हम लाते हैं तो 8 संख्या हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो 3 बार करें, तो उसका शलाका क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सॉरी, उसकी अर्धच्छेद 3 हो जाएंगे, लेकिन हमने गुना भाग देने से होंगे, 2 से भाग देना पड़ेगा। हाँ, 8 को नहीं, 2 से भाग देने की बात, जैसे 8 जो संख्या उसको हमने आधा आधा किया तो अर्धच्छेद हुआ, तो हमने अर्धच्छेद निकाला, 8 का वर्ग शलाका नहीं निकल पाएगी, इसलिए हम 16 ले लेते हैं। तो क्योंकि वर्ग शलाका 3 आ रहा है तो वर्ग शलाका निकलने में दिक्कत होगी। वर्ग शलाका इवन संख्या का आता है क्योंकि 2 सम संख्या, इसलिए 16 की वर्ग शलाका, 16 की वर्ग शलाका कितने, अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो भाई 8 4 2 1 यानी 4 होते हैं। 4 के फिर वर्ग शलाका कितनी हो जाएगी, 4 को हम फिर वापस 2 से भाग देंगे अथवा आधा आधा करेंगे, तो फिर 2 और 1 यानी 2 वर्ग शलाका होगी इसकी 16 की। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 4 आ रही है तो जो संख्या है उसका अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो उसकी वर्ग शलाका आ जाती है। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम निकाल देते हैं तो उसके शलाका आ जाती है, और किसी भी संख्या की जो घात पावर रहता है उतना अर्धच्छेद होता है। ये यहाँ पर निकल करके आ रहा है। जैसे 16 के वर्गमूल निकालने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना ना, वर्गमूल 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। वर्गमूल तो संख्या पर डिपेंड करता है ना। नहीं, जैसे 4 का वर्गमूल है तो वर्ग तो 2 ही होता है ना, वर्ग तो 4 दूनी 8 ही होगा। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा और 8 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। वर्गमूल मतलब दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल देना, यानी किस संख्या का वर्ग हुआ है वो मूल संख्या निकाल देना। वर्ग मतलब जो संख्या दी गई है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, उस संख्या का वर्ग करना कहलाता है। एक बार मेरे को ना ये वर्ग और वर्गमूल में रोज कंफ्यूज होता है। वर्ग ना जो मेन देय राशि को वर्ग बोलते हैं और ऊपर वाली राशि को वर्गमूल बोलते हैं, क्या मतलब वर्ग और वर्गमूल एकदम दोनों एक से लगते हैं, पता नहीं वर्गमूल कौन सा है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से एक बार मल्टीप्लाई करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 16 के ऊपर स्क्वायर है ना, घात कितना स्क्वायर, 16 को 16 से गुना किए तो 256 जो आ रहा है वो 16 का वर्ग आ रहा है। 16 की अंक का वर्ग कितना, 256। 256 का वर्गमूल कितना, 16। दीदी वर्गमूल मतलब तो हो गया, मूल मतलब मेन संख्या होगी तो 16 नीचे आना चाहिए। वर्गमूल का शब्द से याद हो जाएगा आपको, वर्गमूल मतलब जिस मूल राशि का हमने वर्ग निकाला है ना, जिस मूल राशि का वर्ग निकाला वो राशि पता करना। तो हमने 256 की राशि का वर्गमूल निकाले तो 16 आया। हमने देखा था कि 16 गुना 16 करने से 256 आया था। तो वर्गमूल मतलब राशि, किस राशि से वो वर्गमूल उत्पन्न हुआ है, जिस राशि से वो वर्ग उत्पन्न हुआ वो मूल राशि पता करना। जिस राशि से वर्ग हुआ है उस राशि मूल राशि को पता करना वर्गमूल। और वर्ग होता है उस किसी भी संख्या को एक बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, उसी संख्या से। 256 के ऊपर स्क्वायर तो 256 गुना 256, 16 के ऊपर स्क्वायर तो 16 गुना 16, बादाल के ऊपर स्क्वायर तो बादाल गुना बादाल, पन्नठी के ऊपर स्क्वायर माने पन्नठी गुना पन्नठी। हाँ, तो इसमें 256 हो गया वर्ग है ना, 256 वर्ग हुआ।
हाँ? 256 वर्ग हुआ और 16 वर्गमूल हुआ क्या? उल्टा उल्टा हुआ। वर्गमूल, हाँ 256। मैं बोलूं दीदी एक मिनट, 256 16 का वर्ग हुआ, 256 का वर्गमूल 16 हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पूरा मैथ इसी, पूरी संख्या इसी से बताई जाएगी। वहां ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये अंकों वाली संख्या नहीं आनी आगे, आगे केवल शब्दों वाली भाषा आनी है। तो ये हमको दीदी मैं समझ दीदी मैं इसको एक बार बताना दोबारा चाह रही बताता हूँ। हुआ। जरा भाभी मैं बताना चाह रही हूँ आपको। 256 का वर्गमूल 16 हुआ। 16 का वर्ग कितना? 256। 16 का वर्ग कितना? 256। 256 का वर्गमूल कितना? 16। दीदी इसको ऐसा भी बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 का वर्ग हो गया 256 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। 16 फिगर ले रहे हैं, उसका 16 का वर्गमूल यदि हम निकाल रहे हैं तो 16 का वर्ग 4 गुना 4 16 होता है, तो 16 का 4 वर्गमूल कैसे होगा? 4। नहीं नहीं नहीं, 16 का वर्गमूल 4 नहीं होगा, 16 होगा। नहीं कैसे नहीं, निकाल? 256 का वर्गमूल 16 होगा। हाँ, तो 256 नहीं 16 का बताइए ना। 16 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं 256 तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि 16 का जब वर्ग निकालेंगे तो 256 आएगा, 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा। सीधी सी तो 16 बात का है। वर्गमूल निकाले तो कितना होगा? समझ सकते हैं क्या? 16 का ही वर्गमूल निकालना है और 16 का 16 ही का वर्ग वर्गमूल करना है। 4 होगा, तो हम तो 16 मैं का भी बता, वर्गमूल क्यों निकालेंगे? ये कब निकालेंगे? जब द्विवर्गमूल रहेगा ना, कि दो हाँ। बार, जैसे हम लोग राशि पढ़े थे, जब आप लोग को तो याद नहीं रहता है, जिस समय जीवों की राशि पढ़े थे तो तीसरा वर्गमूल चौथा वर्गमूल आया था। तो वो क्या आया था? तीसरा वर्गमूल चौथा वर्गमूल का मतलब उस संख्या का आप 2 बार वर्ग 3 बार वर्गमूल निकालिए, उस संख्या का आप 4 बार वर्गमूल निकालिए। कहीं पर 8 भी है, जब नाथियों की संख्या हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद नहीं है, उसमें आया था 8वां वर्गमूल। स्वर्गों की संख्या पढ़े थे देवों की, 10वां वर्गमूल, 12वां वर्गमूल। इसका मतलब क्या हुआ? दी हुई संख्या को आप एक बार वर्गमूल निकाला, फिर उस संख्या को दोबारा निकाला, फिर तिबारा निकाला। जैसे जैसे हम कहते हैं 16 का 2 वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल पहली बार 4 आएगा, दूसरी बार 2 आएगा, तो 2 बार वर्गमूल निकालना इसको कहेंगे। तो उसी तरह से किसी भी संख्या का सिर्फ एक बार वर्गमूल निकाल रहे हैं तो एक बार निकाले, केवल लिखा रहे 256 का वर्गमूल कितना है, तो 16 है, सीधा सा है ना। अगर लिखा रहे 256 का दूसरा वर्गमूल बताइए, तो 16 और फिर 4, एक बार 16 आया, 16 का फिर वर्गमूल निकाले तो 4 आया। दीदी समझ में आ भाभी गया। जरा मैं मतलब बताना चाह रही हूँ, एक मिनट, जरा मैं बताना चाह रही हूँ क्या है, मतलब समझ में आया मेरे। बताओ भाभी, मतलब अर्धछेद तो मुझे ये समझ में आया, जैसे हमने 16 की राशि ली है और 16 का हम अर्धछेद निकाल रहे हैं, तो 2 8 16 1 हो गया 8, फिर 4 2 3 बच्चों का 8 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, फिर 2 कम 2 हो गया, तो 16 की राशि 4 आ गई, 4 तो हमारी अर्धछेद आ गई, है ना। अगर हम लेकिन 16 का अगर हम वो निकालेंगे, वर्ग शलाका निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 16, तो वो वर्ग शलाका 2 आई, है ना भाभी, यही है ना। और जो मूल वो तो 4 दूनी नहीं 4 चौका 2 आई ना वर्ग शलाका हमारी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 चौका 16, तो हमारी 2 वर्ग शलाका आई ना। इसलिए एक यहाँ भाव भाषा करिए, वर्ग शलाका की संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती है, जबकि अर्धछेद की संख्या द्विरूप वर्गधारा में नहीं आती है। आती है दूसरे तरह से, आगे हम लोग समझेंगे, पर डायरेक्ट जैसे हम 2 8 16 है ना, आधा आधा कर रहे हैं अर्धछेद के लिए, तो 2 8 16, तो 8 का 8 संख्या वर्ग में आती है क्या? 8 ऐसी कोई संख्या जिसको मल्टीप्लाई करें वर्ग में घनधारा में आता है? आप लोग मैं थोड़ा सा म्यूट रखें, तो 8 आया, 2 16 को भाग दिए तो 8 आया। 8 द्विरूप वर्गधारा में, सॉरी वर्ग नहीं है किसी का, घन है, आगे समझेंगे कैसे वर्ग निकलता है, अर्धछेद का वर्ग निकल के क्या होता है, अथवा शलाका का वर्ग। और शलाका की राशि हम पाएंगे हमेशा कि द्विरूप वर्गधारा रूप चलेगी, है ना। जैसे 16 का निकाला 4, 4 का 4, द्विरूप वर्गधारा में क्या होता है, 2 के वर्ग से शुरू करके जो संख्या आती है उसी को, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, नहीं तो आगे नहीं समझ पाएंगे। द्विरूप वर्गधारा का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो संख्या आई उस संख्या से उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर जो संख्या आई, यानी जो वर्ग होकर के संख्या आती जा रही है उसको उसी संख्या से गुना करना है, न कि 2 दूनी 4 आया तो फिर 4 दूनी 8 कर दिए, फिर 8 दूनी 16 कर दिए, वो प्रीति धारा होगी, वो द्विरूप वर्गधारा नहीं होगी। तो इसलिए द्विरूप वर्गधारा में
2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 4 का स्थान सबसे पहला बताया गया था। 4 के बाद अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 16 से गुना करेंगे 256, 256 को 256 से गुना करेंगे पन्नठी, पन्नठी को पन्नठी से गुना करेंगे बादाल, बादाल को बादाल से गुना करेंगे इकट्ठी। ऐसा हम लोगों ने देखा, वो द्विरूप वर्गधारा कहलाता है, यानी वर्गित होते हुए चलना। वर्गित होते हुए जो संख्या आ रही है वो संख्या पुनः पुनः वर्ग होते हुए चलना, तो इसको कहा गया द्विरूप वर्गधारा। और कृति धारा में तो क्या है कि कोई किसी भी संख्या को कृति 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, सबकी अलग अलग कृति निकालते चले गए, वो कृति धारा हुई। ये दोनों में अंतर है। तो 256, 16, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सारी संख्याओं का जितनी संख्या आप लोग कर सकते हैं, अर्धछेद भी निकालिएगा, वर्गशलाका भी निकालिएगा, और दो तारतम्यता महसूस करिएगा कि इन दोनों में क्या है, क्या संबंध है। एक इजी तो ये हो गया कि अर्धछेद 2 का भाग दे दिए, अर्धछेद को फिर 2 से भाग दे दिए, अर्धछेद का छेद निकालने। ये तो एकदम बच्चों को बताने वाली चीज हो गई ना, भाई बच्चे को जिस तरह से बता देते हैं, हम उससे आगे जानेंगे ना, क्योंकि हमको आगे जानना पड़ेगा, तो हमको संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि भाई अर्धछेद और वर्गशलाका में क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो अर्धछेद का आधा होता है वर्गशलाका, सबसे मोटी परिभाषा। छेद का छेद होता है, यानी छेद का मतलब 2 से विभाजित करना। छेद का मतलब जहां भी आगम में छेद, छेद तो रहता ही नहीं, आगम में छे रहता है, जैसे पल्ले छे, सागर छे, सूच्यांगुल छे, ऐसे छे रहता लिखा हुआ। इसका मतलब हो जाता है उस राशि को 2 तक, वहां तक विभाजित करना जहां तक 1 आ जाए। ये अर्धछेद हो गया। तो छेद का फिर अगर हम छेद निकाल दें तो आचार्य कहते हैं वर्गशलाका हो गई। फिर हम इस वर्गशलाका संबंध खोजें कि अर्धछेद से, एक तो हो गया कि उससे आधी आधी है, एक संबंध तो ये हो गया। दूसरा संबंध हम अगर खोजना चाहें तो हम देख रहे हैं 16 का जब वर्गशलाका निकालते हैं तो कितनी आती है वर्गशलाका? 4 आती है। लेकिन 16 को जब हम द्विरूप वर्गधारा में देखते हैं तो उसका स्थान 2 पर आता है ना, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो फिर वर्गशलाका 2 हो जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी। द्विरूप वर्गधारा का स्थान किस तरह से आता है, यह द्विरूप वर्गधारा में कौन से स्थान आते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए जैसे 256 है, 256 की जब हम अर्धछेद निकालेंगे तो कितने आएंगे? 128, 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। 8 बताने से किसी की भावना नहीं होती। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ शब्दों को बोलना सीखिए। मुझे नहीं मालूम है क्या कि 8 होती है, मैं संख्या बोल रही हूँ आप लोगों के भाव वासना के लिए। आप बीच में बोल दिए 8, किसी को समझ में आया नहीं आया, आपकी आवाज आ गई तेज, मेरी आवाज दब गई, काम खत्म। एक तो जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में बोल, मैंने आपसे पूछा नहीं था, पूछू तब जवाब दीजिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बीच में ना बोले, पूछने पर आप जवाब देना। मैं तो बहुत प्रश्न पूछती हूँ। तो हमने देखा 216 की अर्धछेद कितने आए? 8, है ना। लेकिन 8 जो संख्या है वो हमारे द्विरूप घन धारा में नहीं, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। तो ये क्यों नहीं है ये संख्या? आगे हम जब जाएंगे, आगे का पेज आने वाला है कि 16 की वर्गशलाका तो द्विरूप वर्ग धारा में है, परंतु 256 की जो वर्गशलाका है वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। तो वहाँ क्या संबंध बनेगा, यह आगे के पेज में आने वाला है। मैं इतना खोल के इसलिए यहाँ पर बताई कि ऐसा नहीं है कि सभी की वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में आए। ये हमको यहाँ पर, ये हम समझाने के लिए इतना समझाए हैं कि ये एकांत से नियम नहीं है कि अर्धछेद के छेद सभी द्विरूप वर्गधारा में आए। यहाँ 16 के आ रहे हैं, लेकिन 256 की वर्गशलाका नहीं आ रही है। अब ये कहते हैं आगे भी वर्गशलाका निकालें। जिस राशि के छेद निकाले हैं उसी की वर्गशलाका निकालने के लिए उस राशि के छेद निकालना अपने लोग जान चुके हैं। जितने छेद होंगे उतनी ही मूल राशि की वर्गशलाका होगी। मूल राशि किसे कहते हैं? जिसकी हमने निकालनी शुरू की। हाँ, जिसके मूल राशि, जिस मूल राशि का वर्ग निकालना होता है उसे मूल राशि कहते हैं। किसी जिसकी संख्या को उस संख्या से मल्टीप्लाई करना वर्ग कहलाता है, और जिस मूल राशि का वर्ग निकाला है उस राशि को
मूल राशि कहते हैं। यहाँ कह रहे मूल राशि के छेद, आप लोग बोलने में गलती कर जाते हैं। जहाँ वर्ग शलाका बोलना चाहिए वहाँ अर्धछेद बोल जा रहे हैं, जहाँ अर्धछेद बोलना चाहिए वहाँ वर्ग शलाका बोल जा रहे हैं। मूल राशि की छेद, मूल राशि की वर्ग शलाका, जैसे 4 के छेद 2, 2 के छेद 1, 4 संख्या की वर्ग शलाका 1। समझ में आ रहा है? ये तो भारी है नहीं। 256 के छेद 8, 8 के छेद 3, 256 संख्या की वर्ग शलाका 3। 59 के छेद 16, 16 के छेद 4, 59 संख्या की वर्ग शलाका 4। समझ में आ गया? विवक्षित राशि का log 2 निकालने पर उस राशि की वर्ग शलाका होती है। हमने अर्धछेद निकालते समय log 2 केवल लिया था। अब यहाँ log 2 का 2, log 2 हमने समझा कि अर्धछेद, log 2 के ऊपर log 2 के ऊपर 16 इज इक्वल टू कितने छेद हो जाते हैं? 4। तो log 2 के ऊपर 16 की राशि, हमने 16 की राशि का अगर हम log 2 करते हैं यानी अर्धछेद निकालते हैं तो उसका अर्धछेद आता है 4। लॉग, आप लोग लॉग भी समझ लीजिएगा, कल आप परसों आप लोग को नहीं समझ में आया था। अब यहाँ पर क्या रहे हैं? log 2 का log, तो log 2 निकल के आया 16 की राशि का 4। अब वापस कैसे उसका log 2 निकालो, यानी log 2 ऊपर 4, यानी उसका कितना हो जाएगा? शलाका कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि log 2 निकाल के पुनः उसका log 2 निकालें तो शलाका वर्ग शलाका आ जाएगी। जैसे 4 की वर्ग शलाका log 2 से log 2 का 4 पहले निकाला तो log 2 4 का शलाका कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 1। फिर log 2 का 2, फिर log 2 का 2 से वर्ग शलाका निकालनी है तो 1 आई। यानी log 2 हमेशा नीचे की राशि है, ऊपर वाला पावर राशि दे करके, और वो log 2 का मतलब अर्धछेद यहाँ पर हमेशा समझना log 2 में। तो यहाँ पर कह रहे हैं वर्ग शलाका 4 की कितनी होगी? log 2 का 2 यानी 1। इस तरह से 256 का ये तीनों का बता रखे हैं। अब हम लोग चलते हैं द्विरूप वर्ग धारा की वर्ग शलाका छेद एवं स्थान। हालांकि पहले बता दिए हैं, फिर भी इन्होंने पुनः बताया है। 4 की संख्या का अर्धछेद 2, वर्ग शलाका 1, 16 की संख्या का अर्धछेद 4, वर्ग शलाका 2, 256 का 8, वर्ग शलाका 3, 65। चूंकि जिन्होंने किया है वो तो इस चीज को प्रैक्टिकल करके जान गए हैं तो उनको तो भाव वासना हो रही होगी बढ़िया से। जिन्होंने नहीं किया है वो सारिका जी का परोसा हुआ भोजन करिए। 59 का वर्ग अर्धछेद 16, वर्ग शलाका 4, बादाल का अर्धछेद 32, वर्ग शलाका सिर्फ 5, 61 के अर्धछेद 64 और वर्ग शलाका मात्र 6। हम लोग देख रहे हैं कि अर्धछेद से वर्ग शलाका बहुत बहुत नीचे आ रही है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे जो मान बताने जाएंगे सारे जीवों का अथवा पृथ्वी कायिक जीवों का अथवा धर्मांतर प्रदेशों के विभाग प्रतिच्छेदों का, ये मान हमारे दिमाग में जब रहेगा, जब मान बताते हुए कहेंगे संख्यात स्थान जाने पर इसकी वर्ग शलाका और असंख्यात स्थान जाने पर इसका अर्धछेद। तो अगर हम ये जानते रहेंगे कि वर्ग शलाका से अर्धछेद बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर हमारी भाव भासना होगी। वो तुलनात्मक विश्लेषण जो देंगे आगे, वो विश्लेषण हमको कब भाव भासना, ऐसे तो बस केवल पढ़ लेंगे, हम जो लिखा है पढ़ लेंगे, हमको कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी फर्क हमारे नहीं पड़ेगा, कोई रोमांचक नहीं होगा। लेकिन रोमांचन कब होगा? जब देखेंगे अरे ये संख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है, पहले वर्ग शलाका या फिर अर्धछेद, अर्धछेद में कितनी बढ़ गई संख्या, फिर उसके बाद आएगा कि भाई वर्गमूल आएगा, फिर उसका वर्ग आएगा, फिर वो मूल, तो हम देखेंगे तब वहां भाव भासना होगी कि संख्या कितनी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि अर्धछेद से वर्ग शलाका बहुत कम कम होती जाती है। अब यहाँ पर क्या, अब ये शुरू हो गया है अपना द्विरूप वर्ग धारा के सर्वस्थान, मतलब द्विरूप वर्ग धारा कहाँ तक संख्या चलती है समझने की कोशिश करिएगा। द्विरूप वर्ग धारा का मतलब वर्ग जो संख्या आती है वही संख्या वर्गित होते जाना, न कि 2 दूनी 4 तो वापस 4 पर 2 का पावर, ऐसा नहीं। 2 दूनी 4, 4 गुना 4 करना है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 नहीं करना है। वो उसमें आ जाता है, कृति धारा में आता है
द्विरूप वर्ग धारा में एक बार वर्ग करके जो संख्या आई है, दूसरी बार फिर उसका वर्ग करना है, जो करके आएगी तीसरी बार फिर उसका वर्ग करना है। तो अब ये सर्वस्थान कहाँ तक? उत्कृष्ट अनंत अनंत तक, अथवा कहिए केवल ज्ञान तक। तो कह रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में केवल ज्ञान तक कितने स्थान आएंगे भाई, क्योंकि सारी संख्या तो आ नहीं रही है। हमने देखा 2 दूनी 4 आया, 4 के बाद 16 आया, 16 के बाद 256 आया। अब 1 से लेके 3 तक नहीं है, 4 से लेके 5 से लेके 15 तक के स्थान नहीं है, 16 से लेके 255 तक के स्थान नहीं है, 257 से लेकर के 59 के एक पहले तक का स्थान नहीं है। समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हो? द्विरूप वर्ग धारा में ये स्थान नहीं है। नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ दीदी आया, समझ में आ गया मुझे। मैं दीदी बताऊं? एक बार बताइए ना। जैसे द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान बताया गया था 4, 4 के बाद द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान था 16। तो यहाँ 16 तक में अगर हम देखें, कोई पूछे भाई 16 तक में द्विरूप वर्ग धारा के कितने स्थान हैं, तो मात्र 2 हैं। संख्या कितनी हो गई? 16। यानी 14 स्थान ऐसे हैं, 14 संख्या ऐसी है जो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है। पकड़ में आ रही है कि नहीं बात? जैसे 16 के बाद 256, तो 17 से लेके 255 तक की संख्या है वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी। तो ऐसे जो द्विरूप वर्ग होते होते अनंत, जो केवल ज्ञान के पहले कितनी संख्या आएगी, कितने स्थान, संख्या नहीं कितने स्थान आएंगे। जैसे हमने देखा कि इकट्ठी तक कितने स्थान आए? 6 स्थान। इकट्ठी तक जो हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बादाल तक तो हमने बोल लिया था, इकट्ठी का नहीं बोले हैं। इकट्ठी आप लोगों के लिए छोड़े थे, आपने शंख महाशंख पद्म और ये सब करके आपने कर दिया। मैंने कहा था कोटि कोटि करके लाइए, तो कोई लाए नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता है। और पद्म महापद्म करके तो कोई बच्चा भी बता देगा जो वहां तक की संख्या जानता है। अपने आगम में पद्म महापद्म नील ये सब संख्या नहीं चलती है, अपने आगम में तो कोटि कोटि चलता है। तो वो इसलिए कि कर्मों का बंध कोड़ी कोड़ी करके होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इकट्ठी तक में मात्र 6 स्थान आ रहे हैं जो द्विरूप वर्ग धारा में आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या इकट्ठी की, उसमें मात्र 6 स्थान। बाकी सारे स्थान कौन से हैं? द्विरूप वर्ग धारा के नहीं हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? नहीं समझ में आ रही तो यही पूछते जाइएगा। आगे समझने दीजिए। लेकिन भाभी मेरे समझ में एक बात ये नहीं आई, अगर आप जैसे द्विरूप वर्ग धारा सब बता रही हैं और उसमें आप हमसे पूछती हैं कि मूल संख्या कौन सी है, तो हम मूल संख्या क्या बताएंगे? इसमें 4 बताएंगे क्या? अगर आप हमसे पूछती हैं किसकी मूल संख्या क्या है? नहीं है द्विरूप वर्ग धारा में। अब जिसका वर्ग निकालेंगे वही मूल संख्या है। पहला स्थान 4 है, मूल संख्या 4 नहीं कहलाएगी। द्विरूप वर्ग धारा का सभी जगह सभी शब्द थोड़ी इस्तेमाल होते हैं, है ना? यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं? द्विरूप वर्ग धारा। तो हाँ, आप ये प्रश्न होगा आपका कि भाई जैसे हम 256 अगर बोलते हैं तो इसकी मूल राशि कौन सी होगी? तो इसकी मूल राशि होगी 16 है। 16 है भाई, ये 16 की संख्या द्विरूप वर्ग धारा में है, तो इसकी मूल राशि कौन सी है? तो 4। तो यहाँ 4 को द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान है ये कहा जाएगा। अगर 2 को आप मान लेंगे तब तो फिर सबके आगे क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 के ऊपर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर तो ऐसे हो जाएगा। वो चीज नहीं ना है। आगे आगे वर्गित होती जा रही, जो संख्या आ रही है उसी को वर्ग करते जा रहे हैं, जो संख्या आ रही है उसी को वर्ग करते जा रहे हैं। तब तो द्विरूप, 2 रूप से वर्ग होती हुई धारा, कंटिन्यूटी। धारा माने हम लोग समझ चुके हैं, कंटिन्यूटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इकट्ठी तक में मात्र 6 स्थान आए जो द्विरूप वर्ग धारा में हैं। बाकी सारी संख्या कौन सी हो गई? जो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है। दीदी जिसका वर्ग नहीं निकले जिस संख्या का, वो संख्या नहीं आएगी ना? फिर वो गलती कर दी ना, वर्ग तो 3 का निकल रहा है, सभी संख्या का वर्ग निकलेगा। ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसका वर्ग नहीं निकलेगा। नहीं, जैसे 8 का नहीं निकल रहा ना, 8 को किस वर्ग संख्या से? 4 4 16 होता है, कोई संख्या ही नहीं है कि 8 कट जाए। 8 का वर्ग तो निकलेगा ही 64। द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, यही तो समझाना चाह रहे हैं ना आपको।
वर्ग तो हमने पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग कि कृति धारा में जब 65,536 को भी अगर आप लेती हैं तो उसका भी निकल जाएगा वर्ग। कैसे निकलेगा? 256 को 256 से गुना करेंगे तो 65 आ रहा है। तो यानी 65,536 का भी वर्गमूल निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर संख्या वो लेनी है जो द्विरूप वर्ग धारा में आए। 9 का भी, 3 का भी वर्ग निकल रहा है, 4 का भी निकल रहा है, 5 का भी निकल रहा है, 6 का भी निकल रहा है। वर्ग तो सारी संख्या का, वर्ग धारा में सारी संख्या आ गई। कृति वर्ग धारा में, कृति धारा में सारी संख्या है, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा में सब संख्या नहीं बैठेगी। जैसे हम यहाँ पर द्विवर्ग धारा मतलब जैसे 2 से शुरू करके वर्ग करते जाओ, 2 से हाँ 2 से शुरू करके आगे आगे वर्ग करते जाओ। तो किया, फिर 4 चौका 16 किया, फिर 16 16 256 किया, फिर 256 256 पन्नठी किया, फिर पन्नठी इंटू पन्नठी बादाल किया, फिर बादाल इंटू बादाल इकट्ठी हुआ। तो 4 से 16 तक यहाँ क्या पहला स्थान 4 बताया, दूसरा स्थान द्विरूप वर्ग धारा का 16 बताया। तो इसके बीच में जो संख्या है वो कृति धारा में तो आ रही है, 9 आ रही है ना। 4 तो खैर यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है। यहाँ पर द्विरूप वर्ग धारा की संख्या चलेगी, जो वर्गित होते हुए आगे चलती उसको कहते हैं। अब 16 के बाद 256 सीधे आ गया, जबकि हमारी कृति धारा में तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 111, 11 121, इस तरह से सारी संख्या आ जाएगी। 256 तक बहुत सारी संख्या आएगी कृति धारा में, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा में 16 के बाद सीधे 256 आया है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा। तो भैया पढ़ लेंगे। इकट्ठी का कोड़ा कोड़ी निकालने के लिए भी 2 से ही करना है क्या? इकट्ठी का कोड़ा कोड़ी निकालने के लिए, जैसे ये संख्या पद्म महापद्म शंख नील में आ गई ना, तो इसका कोड़ा कोड़ी निकालने के लिए हमको क्या करना है? भाग। दीदी मैं बोलूं इस संख्या इकट्ठी को कोड़ा कोड़ी बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मतलब इसमें कोड़ा कोड़ी निकालने के लिए क्या है कि अपन शुरू से इकाई की तरफ से क्या 7-7 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो इसमें 7-7 संख्या के 2 जोड़े हुए और लास्ट में केवल संख्या रह गई 6। इसलिए इस संख्या को अपन बोलेंगे 1,84,467। 2 बार 2 जोड़े बने, इसलिए 2 बार कोटि कोटि बोलेंगे। उसके बाद में 44,07,370, फिर 1 बार कोटि बोलेंगे। और उसके बाद में फिर 95,51,616 ये होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना बढ़िया से कोटि कोटि बोले। समझ में आया होगा आप लोग को। इकट्ठी को इन्होंने कोटि के शब्द में बोला है ना, पद्म 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 नहीं बोल करके कोटि के हिसाब में बोला, क्योंकि हमारे यहाँ कोटि का हिसाब चलता है। एक बार फिर से बोल देंगे भाई साहब। ऐसा है, अपन शुरू से इकाई की तरफ से पहले 7-7 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। वो 7 के क्यों बनाते हैं, वो इसलिए ये है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद में करोड़ आता है। इसलिए पहले वाली संख्याओं का हमने एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से आगे भी 7 संख्या का जोड़ा बना लिया। जब तक 7-7 संख्याओं का जोड़ा बनता चले जाए, बनाते रहो, और 7 से कम संख्या रहती है तो उसको लास्ट में छोड़ दो। तो जितने जोड़े बनेगी ना उतनी बार कोटि कोटि बोलना है। हाँ, जितनी दफे ये 7-7 के जोड़े बनेंगे उतनी बार ही कोटि कोटि बोलने में आएगा। कोटि कोटि बोलना, क्योंकि इसमें 2 ही जोड़े बन रहे हैं, तो पहले 2 दफे कोटि कोटि बोलने में आएगा, बाद में 1 बार कोटि बोलने में आएगा, अंत में तीसरे जोड़े की पूरी संख्या बोलने में आ जाएगी। दीदी कोड़ा कोड़ी करोड़ वैसे बोलेंगे, कोटि 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 बोलेंगे? कोटि कोटि 2 बार ही बोलेंगे। मतलब ये ऐसा आएगा 1,84,000 467 कोटि 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 कोटि। हाँ, तो ये 44 लाख, फिर 44,07,370, फिर 1 बार कोटि बोलेंगे, कोटि। अच्छा। उसके बाद में अंत वाली संख्या पूरी बोल देंगे, 95,51,616। हाँ। आज आप लोग
घर में अभ्यास करिएगा इसका। जो अभ्यास करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं करेंगे उनकी छोड़ दीजिए, उनकी बात वो जाने। मैं तो बोल देती हूँ, बाकी आपका आप जाने, करें चाहे नहीं करें। इसको बोलने का अभ्यास घर पर करिएगा। तो आपने करने के लिए क्या था, मुझे बिल्कुल करना नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया 2 से कैसे भाग, 2 में 18 आ रहा है इसमें तो। अब क्या, अब तो 1,84,000। भैया जी ये बादाल की जो संख्या उसको ऐसे बोलेंगे क्या? 429 करोड़। बादाल की संख्या तो मंजू जी परसों बहुत बार बोली गई है, समय नहीं बर्बाद करिए, घर में अभ्यास करिए। आपको घर में क्यों नहीं करना चाहते? हाँ ठीक है दीदी, वो सरल है। बादाल संख्या को मैं परसों बहुत बार बोली हूँ। 7,370 कोटि 95,000। चलिए, द्विरूप वर्ग धारा के स्थान, सर्व स्थान। अब ये सर्व स्थान बोल रहे हैं। हमने तो केवल इकट्ठी तक के स्थान जाने थे कि 6 आते हैं ना, हम लोगों ने देखा था द्विरूप वर्ग धारा में इकट्ठी तक कितने स्थान आते हैं, यानी इकट्ठी तक की संख्या जो अभी भाई साहब ने कोटि कोटि करके बोले, उस संख्या में मात्र 6 स्थान हैं। कितनी बड़ी संख्या, 2 बार करोड़ करोड़ बोलना पड़ रहा है, कोटि कोटि फिर 1 बार कोटि बोलना पड़ा, यानी 3 बार जो करोड़ करोड़ बोला जा रहा है, उस संख्या में द्विरूप वर्ग धारा के स्थान मात्र 6 हैं। यहाँ ये भाव भाषणा करें, इतनी बड़ी संख्या में द्विरूप ये स्थान समझे रहेंगे तो आगे आपका रोमांचन होगा संख्या जानने में। तो मात्र 6 स्थान द्विरूप वर्ग धारा में आए हैं, बाकी इतने स्थान 6 की कहाँ से घटा देंगे? जो लास्ट का इकट्ठी का लास्ट का जो अंक है उसमें से 6 घटा देंगे, बाकी सारे स्थान किसमें आ गए? द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आए। उसके अंदर के बीच के स्थान कृति धारा में तो आएंगे। अंतर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें बहुत, जैसे यहाँ पर पेज आप लोग खोल रखे होंगे, द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान, यहाँ मैंने जैसे कहा 4 के बाद 16 है, इसके बीच में एक संख्या 3 है जो 3 या 9 भी बनती है, वो कृति धारा में बनती है, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बनती है। उसके बाद और चले जाइए, 5 गुना 5, 6 गुना 6, ये सारी संख्या हम देख रहे हैं इसमें नहीं आ रही है। फिर 16 के बाद अगर हम चलते हैं 17, 18, सबका वर्ग बनता है, परंतु वो संख्या यहाँ पर नहीं आई है। 256 तक की संख्या का कोई वर्ग यहाँ पर नहीं आ रहा है। 255 तक का, 256 का फिर वर्ग निकलता है तो वो आता है द्विरूप वर्ग धारा में। तो यहाँ पर हम ये पा रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा की संख्या जो वर्गित होते हुए चलती है, जो संख्या 2 से शुरू होकर के जो संख्या आती है वो वर्गित होते हुए चलती है, उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। कृति धारा में तो किसी भी संख्या की कृति होना, किसी भी संख्या का वर्ग होना, वो कृति धारा में हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई कितने निकलेंगे, तो अब देखिए कहते भाई द्विरूप वर्ग धारा के सब स्थान कितने होंगे, तो हमने इकट्ठी तक तो जान लिया कि इकट्ठी तक 6 स्थान हो रहे हैं, संख्या तो बहुत आगे है। तो फिर क्या कहते हैं कि अगर जघन्य परित असंख्यात, क्योंकि हमने संख्यात के बाद कौन सी संख्या जानी थी? जघन्य परित। ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि आपको अलौकिक मान की जो टेबल है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसके बाद कौन सा मान आया था, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। 48 घंटा समय मिलता है, फिर भी आप तो न तो स्थान याद करे होंगे, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आप लोग सुन लीजिए, जो पढ़े हैं, जिनको भाव भासना है उनको हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इकट्ठे के बाद द्विरूप वर्ग धारा में कौन सी संख्या आ रही है, तो कह रहे हैं बहुत सारा संख्यात स्थान जाने, क्योंकि जघन्य परित असंख्यात के पहले कौन से स्थान होते हैं? जघन्य परित असंख्यात की संख्या के पहले सारे स्थान कौन से होते हैं? किसी का भी उत्तर उत्कृष्ट संख्यात और मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात और मध्यम संख्यात सारी उससे पहले होगी। मध्यम संख्या होगी तो संख्या के पहले आप लोग, आज ये लास्ट है क्लास, अब समय शिखर जी से आके करूंगी, कि वो मेरे को मेहनत बहुत ज्यादा, कोई उत्तर सही नहीं, किसी का भी नहीं।
जघन्य परित असंख्यात के पहले असंख्यात कहाँ से आ गया? ये संख्यात आएगा, -1 सारे करते ही सारे संख्यात के माइनस आगे से संख्यात आएगा। -1 करते ही तो संख्यात हो जाती है, हाँ, -1 जघन्य करते ही मतलब संख्यात हो उत्कृष्ट जाती है। संख्यात। कोई युक्ता संख्यात बोल रहा है, कोई संख्याता संख्यात बोल रहा है। मैंने पहले भी रोज मैं कह रही हूँ कि अलौकिक मान आपको याद रखना पड़ेगा। क्या अगर यहाँ मैं पढ़ा भी दी तो क्या फायदा हुआ बताइए, क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ और बैठा हुआ है। पर इतना हल्का जवाब नहीं दे सके। जघन्य परित असंख्यात, हम ये जान चुके हैं उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए जघन्य परित असंख्यात निकालते हैं, उसमें से -1 करते हैं। ये खूब रटाया गया, सबको खूब रटाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? जब रटे तब रटे, बंद करके रख दिए। अब हम उसको झांकेंगे नहीं, जबकि रोज हम कह रहे हैं कि गणित मान इसमें लगेगा, वो गणित मान याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को आनंद नहीं आएगा पढ़ने का। किसी का भी उत्तर सही नहीं आया, जबकि प्रश्न एकदम आसान। जघन्य परित असंख्यात कहाँ से आ गया भाई? जघन्य लगा हुआ, एक ही संख्या होती है ये, उसके पहले की संख्या संख्यात होगी, असंख्यात कैसे होगी? एक बात हमको बताइए, हम आपको क्या भाव भाषा कराएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ संख्यात स्थान जाने पर आपके हिसाब से तो असंख्यात स्थान हो गया, कैसे भाव भाषा आपको हम कराएंगे? इतना सा भी नहीं याद रखेंगे, कितनी बड़ी चीज पढ़ रहे हैं और थोड़ा भी समय नहीं देंगे। आप कर दीजिए, सब कुछ कर करा के हटा दीजिए, बस हम लोग जान जाएंगे कि हमने धाराएं पढ़ ली, हमने मान पढ़ लिया। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। किसी एक का तो आता सही आंसर। दीदी मैंने संख्यात ही बोला था, सारे जितने स्थान संख्यात के हैं। हाँ, तो हो सकता है मैंने भी संख्यात ही बोला था। हम लोग उत्कृष्ट संख्यात ही बोला। जघन परित संख्यात -1, तो उत्कृष्ट संख्यात ही बोला था, वही होगा ना? हमने -1 वगैरह कुछ नहीं पूछा था, एक तो जो प्रश्न पूछे उतना ही आंसर दें। जगत परित संख्यात, जघन परित असंख्यात के पहले की संख्या किसमें आएगी? संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात में आएगी। इसका उत्तर दूसरा, और ये -1 -2 वाली जो चीज ही नहीं चल रही है यहाँ पर, वो तो हम जिसमें पढ़े उसमें पढ़े। अभी हाँ, हमको सिर्फ इतनी भाव भाषा करनी थी कि मैं जघन परित असंख्यात के पहले की संख्या कौन सी है, तो संख्यात है। अब जघन्य परित असंख्यात में से 1 घटाते हैं तो संख्यात आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जान रहे हैं चूंकि परित उत्कृष्ट संख्यात की संख्या वो, तो हम क्या जान रहे थे कि जघन्य परित संख्यात में से 1 अगर कर देते हैं तो संख्यात आ जाता है। और अगर हम उस संख्या का वर्ग शलाका निकालें तो क्या आएगी? संख्यात आएगी कि असंख्यात आएगी? अभी तो संख्यात आएगी, फिर तो डबल हो जाएगी संख्या। हाँ, वर्ग शलाका संख्यात ही आएगी ना। वर्ग शलाका अर्ध छेद निकल रहे हैं, या तो -1 से ही संख्यात हो गई है ना। हम कैसे भाव भाषा करें? हम संख्याओं को नहीं जानते हैं, हम संख्याओं को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो हम तो संख्याओं का जैसा पढ़े उससे भाव भाषा करेंगे। भाई मात्र 1 घटा दिए तो संख्यात हो गया, तो वर्गशला का तो बहुत ही मतलब, और संख्यात के बहुत नीचे, मतलब बहुत ही छोटी छोटी संख्या में आएंगे, क्योंकि 1 घटाते ही तो 1 घटाया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अर्ध छेद कर रहे हैं। अर्ध छेद किसके छेद किसके कर? अर्ध छेद के छेद हो रहे हैं। वर्गशला का हमने क्या पढ़ी अभी? अर्ध छेद के छेद, है ना। वर्गशला का पढ़ी ना, याद रखिएगा प्लीज, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए। वर्गशला का छेद, कल हमने पूछा था किसी भी संख्या का अर्ध छेद ज्यादा होगा कि वर्गशला का ज्यादा होगी? कम होगा, अर्ध छेद ज्यादा होगा। अर्ध छेद ज्यादा होंगे, अर्ध छेद ज्यादा होंगे। सब इस चीज को समझ रहे हैं बढ़िया से, बिल्कुल एकदम पक्की तरह से, कि शलाका से अर्धछेद ज्यादा होंगे, है ना, अथवा अर्धछेद से शलाका कम होगी। तो जब हम बढ़ती हुई संख्या में जाएंगे, जैसे 1, 5, 7, 9, ये कहलाई बढ़ती हुई संख्या, और एक कहलाती भाई 10, 9, 8, 7, ये हो गई डाउन होती हुई संख्या। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भाई सारी जो अभिभाग प्रतिच्छेद हैं, जीव हैं, धर्म द्रव्य हैं, ये सब संख्या में कितनी है, तो ये सब संख्या में बढ़ते हुए हैं। तो नेचुरली यहाँ पर जो बताया जाएगा क्या होगा? बढ़ते क्रम में बताया जाएगा। जैसे 1, 5, 7, 9, 10, 15, 20 ऐसे बताया जाएगा, न कि ऐसे बताया जाएगा 15, 14, 13, 12, ऐसे नहीं बताया जाएगा।
कैसे हमको पता चला? यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 18 इकट्ठी के बाद कह रहे हैं संख्यात स्थान जाइए। संख्यात जैसे द्विरूप वर्ग धारा में 4 दूसरा वर्ग स्थान लाने के लिए हम कितने स्थान आगे गए? ये आपको समझाने के लिए इतना, विकास भैया की क्लास में ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। मेरा ये प्रश्न है 4 से 16 पहुंचने में आपको कितने स्थान आगे जाना पड़ा? एक ही स्थान आगे जाना पड़ा। एक स्थान दो स्थान जाना पड़ा, दो स्थान जाना पड़ा। एक स्थान 11 स्थान, हाँ 11 स्थान 11 स्थान आगे जाना पड़ा। तो हम यहाँ तो क्या 11 स्थान कैसे बोल दिए? क्योंकि हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे काउंट नहीं रहे, मान लीजिए काउंट नहीं कर सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संख्यात स्थान, है ना, क्योंकि ये संख्या संख्यात में है। तो अगर कोई पूछे भाई द्विरूप वर्ग धारा के पहले स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितने स्थान जाना पड़ता है तब आता है, तो काउंटेबल है। तो नेमिचंद भाई साहब ने बोला 11 स्थान जाने पर। अगर काउंटेबल नहीं रहे तो हम जान रहे हैं कि 11 तो संख्यात है, हमको सबको पता है कि 11 संख्यात है। तो हम क्या बोलेंगे? द्विरूप वर्ग धारा में पहले स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए संख्यात स्थान गुजरने पड़ते हैं। 4 से 5 पर आएगा, 5 से 6 पर आएगा, सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है, 16वीं सीढ़ी है। अब 16वीं सीढ़ी पर जाने के लिए 5वीं पर चढ़ेंगे, 6ठी पर चढ़ेंगे, 7वीं पर चढ़ेंगे, फिर 16वीं पर चढ़ेंगे। तो यहाँ क्या समझ में आया हमको कि कितने स्थान निकल गए? तो कह रहे हैं इकट्ठी के बाद द्विरूप वर्ग धारा, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, ये द्विरूप वर्ग धारा के स्थान यहाँ समझाए जा रहे हैं, यहाँ सर्व स्थान नहीं समझाए जा रहे हैं, द्विरूप वर्ग धारा में आने वाले स्थान। तो आचार्य हमें क्या भावभाषणा करा रहे हैं कि भैया इकट्ठी तक तो आप बोल पाए, अभी नेमिचंद भाई साहब ने उच्चारण किया उसका, इकट्ठी के बाद फिर द्विरूप वर्ग धारा में कौन सा स्थान आएगा? तो कहते हैं उसके बाद आप संख्यात स्थान पार करो। कहाँ जाएं? तो कह रहे हैं जो आपने जघन परित असंख्यात जाना था उसकी वर्ग शलाका निकालो। तो उतनी दूर जब जाएंगे, यानी उसकी संख्यात स्थान जाने पर क्या आएगा? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी और वह संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। दो चीज यहाँ हमको समझना है, यहाँ पर हमको दो बात ज्ञान में लानी है। एक तो वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आएगी, और वो इकट्ठी के बाद की बात कौन सी संख्या सीधे होगी? तो सीधे जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका होगी। वो संख्या कौन सी होगी? ये सारी चीज आपको रोज पूछी जाएगी, आप लोग ध्यान करते रहे, क्योंकि नहीं पूछेंगे तो आगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हमको पूछना ही पड़ेगा। आप लोग याद करें न करें आपका मनोभाव है, पर बिना पूछे आगे समझ में नहीं आएगा। अभी सबने कितना अच्छा उत्तर दिया संख्यात स्थान जानने पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि जघन्य परित असंख्यात कितनी बड़ी संख्या आई थी। कहाँ आई थी यह संख्या? किससे आई थी यह संख्या? चारों कुंड भरने के बाद में अंतिम है जो अवस्था कुंड की जो सरसों की संख्या है। कुंड में जितने दाने जब पिरामिड के जैसे भर गए थे, तो जो अनवस्था कुंड उस समय था उसमें जितनी सरसों थी उसका प्रमाण वो जघन्य परित असंख्यात। और वो कुंड कैसे आया था? डबल डबल करते हुए किसी किसी में कहाँ जाके 46 अंक प्रमाण सरसों फेंके, 46 अंक प्रमाण सरसों फेंके, 46 कितनी बार 46 अंक प्रमाण, 46 नहीं 46 अंक प्रमाण सरसों फेंकते फेंकते कौन सा द्वीप समुद्र आया, उतना बड़ा हमने गड्ढा बनाया, उसको सरसों से भरा, माने वो संख्या है जघन्य परित असंख्यात। तो कहते वो जो संख्या आपको मिली है उसका आप वर्ग शलाका निकाल लीजिए। तो जो वर्ग शलाका आएगी, अब वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में है, इकट्ठी के बाद में सीधे वो संख्या है, क्योंकि वो संख्या तो आई जाएगी द्विरूप वर्ग धारा में। आगे हम इसका और बहुत अच्छी चीज आने वाली आगे कि किसकी 1/4 आती है, किसकी हाफ आती है, इस तरह से शायद आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सभी संख्याओं का देखते हैं द्विरूप वर्ग धारा में सभी संख्या अलग अलग टाइप से आ रही है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे जरूर। ये पेज जरूर होगा आगे, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया पर होगा जरूर। तो हमने क्या समझा कि भाई इकट्ठी के बाद में द्विरूप वर्ग धारा में आने वाली जो संख्या है
जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका है। हम इसको बच्चे की तरह अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे वर्ग शलाका? बच्चे की तरह अगर निकालना चाहें तो ये वर्ग शलाका की संख्या हम कैसे निकालेंगे? 2 का भाग। ऐसे थोड़ी उत्तर होता है भाई। 2 का भाग। क्या 2 का भाग? किसको 2 का भाग? ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। इतना बड़ा गणित पढ़ते हो आप वो पढ़ रहे हो क्या? स्लेट पर गुना भाग सीख रहे हैं क्या? क्या उत्तर हुआ? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका निकालने के लिए हम आप लोगों से, इसमें 2 तरह से बताया गया था, एक वर्ग अर्धछेद और वर्ग शलाका निकालने का। एक बहुत इजी था, इजी वाले को हमने कहा था भाई ये तो बच्चों के जैसे समझने का है। हम उसी हिसाब से आपको पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कहेंगे। जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका निकालने के लिए हमको क्या, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना चाहिए? पहले छेद और फिर छेद। हाँ बोलिए। विरलन पे उसका 2 का घात करके। बस आगे नहीं बोलिए, आगे नहीं बोलिए। अर्धछेद निकालते जाएंगे, फिर अर्धछेद के भी छेद। जघन्य परित असंख्यात के पहले अर्धछेद निकालेंगे और फिर उस अर्धछेद के छेद निकालेंगे। सीधा उत्तर था। 2 से भाग दे देंगे। किसको दे देंगे? आसमान को दे देंगे 2 से भाग। 2 से भाग देना ही नहीं, आधी आधी करती जाना संख्या को। तो हम क्या करना, जघन्य परित जो संख्यात के जो छेद हैं पहले छेद निकालेंगे। आधा 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 करके देख लेंगे भाई छेद आए, 100 छेद आए। अब उसको फिर 2 से भाग दे देंगे। जितनी बार देंगे उतनी वर्ग शलाका हो जाएगी। ये हम इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों की तरह निकालना है। सीधी वर्ग शलाका निकालने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की तरह निकालिए। वर्ग शलाका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? द्विरूप वर्ग धारा में जाना पड़ रहा है। तो वो कि जघन्य परित असंख्यात आ गया तो वो थोड़ी दिक्कत लगती है। इसलिए हमने कहा कि बच्चों के जैसे बताइए। तो क्या करना होगा, जघन्य परित असंख्यात के पहले छेद निकालेंगे, फिर उसके छेद निकालेंगे, तो वो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका होगी। तो कह रहे वो कितने स्थान जाने पर आती है इकट्ठी के बाद? तो इकट्ठी के बाद कहते हैं संख्यात स्थान जब आप जाएंगे तो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज बताना चाह रहे हैं। द्विरूप वर्ग धारा के साथ साथ संख्याओं की विशालता बता रहे हैं। इस इकट्ठी के बाद में कितने स्थान जाएंगे तो उसकी वर्ग शलाका आएगी, वो संख्या नहीं आएगी। मैं नहीं जान रही हूँ आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरे तो हो रहे हैं। इकट्ठी के बाद कितने स्थान आगे जा करके संख्यात में 2 से लेकर के और उत्कृष्ट संख्यात तक सब संख्यात कहलाता है ना। संख्यात, जब संख्यात बोलते हैं तो सब संख्यात कहलाता है। ऐसा नहीं उत्कृष्ट संख्या जब और उसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे बोलते हैं। पर वास्तव में 2 से लेकर के जघन्य परित असंख्यात -1 इज इक्वल टू संख्यात की संख्या। तो इतने बार जाने के बाद तो क्या हमको मिल रहा है? तो कह रहे हैं उसकी वर्ग शलाका आपको मिल रही है जघन्य परित असंख्यात की। अब हमको छेद चाहिए। तो हम लोग पहले ही समझ रहे हैं कि जघन्य परित असंख्यात वास्तव में केवल -1 करने से हमको क्या आ जाता है? संख्यात आ जाता है। यहाँ हम उत्कृष्ट वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, संख्यात आ जाता है। तो जब तक अब वर्ग शलाका में छेद किए थे, अब ठीक है, अब उस छेद को छोड़ दीजिए। अब जो जघन्य परित असंख्यात उसका अर्ध छेद निकाल रहे हैं। तो -1 जबकि उत्कृष्ट संख्या है, संख्यात है, तो अर्ध छेद तो संख्यात में आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं ना। 16 अगर संख्यात है तो 16 का अर्ध छेद 4 हो रहा, तो 4 तो आएगा ही ना, संख्यात में आएगा ना 4। समझने की कोशिश करें। और शलाका, उसका शलाका निकालते हैं तो शलाका 2 आई तो वो भी संख्यात में आएगा। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि इकट्ठी के बाद जब आप संख्यात स्थान गए तो सबसे पहले आपको कौन सी संख्या मिलेगी? जो द्विरूप वर्ग धारा में आने वाली होगी। 2 चीज समझ के चलना है यहाँ पर। दिमाग को थोड़ी परिश्रम करना होगा।
यहाँ ये तो बता ही रहे हैं कि संख्यात कैसे कैसे वर्ग शलाका आ रही है। उसके साथ हमको ये भाव भासना होनी चाहिए कि ये जो स्थान आ रहा है ये द्विरूप वर्ग धारा में आने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखा जो संख्या हम जान सकते थे उस संख्या में द्विरूप वर्ग धारा में आने वाले स्थान इकट्ठी तक मात्र 6 स्थान थे। इकट्ठी की संख्या कितनी बड़ी थी, उसमें मात्र द्विरूप वर्ग धारा में आने वाले स्थान 6 ही थे। बाकी सबके सब कृति धारा में उसमें बहुत सारे स्थान आ जाएंगे पर द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आ गया दीदी। एक ही लोग हैं क्या ग्रुप में? नहीं आ गया दीदी, आ गया। दीदी ये खाली मेरी उत्सुकता के लिए क्वेश्चन है कि यदि इकट्ठी को पूरे इकट्ठी से गुना करें, पूरे इकट्ठी से गुना करें, आगम के बाहर की चीज मैं मंजू जी नहीं बता सकती, आपकी जिज्ञासा का समाधान मेरे पास नहीं होगा। नहीं मेरा मन में ऐसे विचार आया। तो इकट्ठी वही संख्या है। इकट्ठी, मेरी बात सुनिए, इकट्ठी हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम बहुत आसानी से कर लें। इस संख्या को आप सीधी सी समझिए ना, जब 16 गुना 16 जैसे अपन है ना पढ़ी है, पढ़ी से मल्टीप्लाई करें। आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि जो संख्या आ रही है उसका वर्ग करने से द्विरूप वर्ग धारा में आ जाता है। तो यहाँ पर जो इकट्ठी को अगर इकट्ठी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो संख्या क्या होगी? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका होगी। वही बात मैं पूछ रही थी। हाँ वही होगी ना, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या ही नहीं आ रही है, सीधी संख्या ले गए जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका। तो इससे यह भाव भासना हो रही है इकट्ठी गुना इकट्ठी इज इक्वल टू जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका। ये क्या संख्यात में आएगी कि असंख्यात में? संख्यात मेरी बहुत नीचे है, मतलब उत्कृष्ट संख्या से बहुत में आ जाएगी ना दीदी। हाँ असंख्यात में आएगी। आप उस समय भी उत्तर गलती दिए थे मंजू जी, आप उस समय भी गलत ही उत्तर दिए थे। कहाँ असंख्यात कैसे आ गया? परित असंख्यात की वर्ग शलाका असंख्यात कैसे होगी? -1 संख्यात है और यहाँ तो वर्ग शलाका निकल रही है। इकट्ठी को इकट्ठी से करेंगे। हाँ वर्ग शलाका होगी तब संख्यात होगी। मैं तो अभी असंख्यात कहाँ, इतनी संख्यात को समझने की कोशिश नहीं करिए। असंख्यात अपने लोग को समझने में समय लगेगा, संख्यात में डूबे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इकट्ठी के बाद उन्होंने कहा कि वर्ग शलाका जो आएगी वो कब आएगी? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी संख्यात स्थान जाने पर। तो हमें यहाँ पर ये भाव भासना हो रही है कि जघन्य परित असंख्यात की जो वर्ग शलाका है वो इकट्ठी इंटू इकट्ठी के बीच की है, क्योंकि इकट्ठी इंटू इकट्ठी तो द्विरूप वर्ग धारा की संख्या हो रही है। अब ये कह रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या आएगी इकट्ठी के बाद में जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। तो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका, और एक तो ये शब्द हुआ, दूसरा शब्द हुआ कि वर्गित होती हुई संख्या, यानी इकट्ठी गुना इकट्ठी, आगे की संख्या जैसे पन्नठी गुना पन्नठी, बादाल गुना बादाल, इकट्ठी गुना इकट्ठी। तो इकट्ठी गुना इकट्ठी जो संख्या है जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका बैठेगी। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में जो अगला स्थान है वह जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका है। कोई कह रहे थे शुरू में कि 6 धारा 7 धारा हो गई, ये तो हमारे साथ कविता जी हमारी बोल रही थी कि शिखर जी जाने के पहले हो जाएगा। लेकिन चलो अच्छी बात है। हाँ एक दो और आप तो मुझे इतना टफ लग रही है, मैंने परसों का सुना नहीं मतलब मुझे लगा संडे क्लास ऑफ रहती है। बहुत उस दिन हंसी आई थी, लग रहा कि समझ ही नहीं आ रही चीज। भाभी ये जो आपने कल होमवर्क दिया था ये मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया, 2 से भाग कैसे दिया जाएगा इसको? किसको?
कि जो आपने कल बादल और इकट्ठी की संख्या को भाग करने के लिए दिया था, कैसे दिया जाएगा? ये तो 2 9 18 आ रहा, तो जैसे 9 16 है, हाँ सुनिए, 16 को 2 से भाग दिए 8 आया, फिर उसको 2 से भाग दिए 4 आया, फिर कहाँ तक देते जाएंगे जब तक भागफल 1 नहीं आ जाए। तो जितनी बार आप 2 से भागेंगे ना उतना तो गिनेंगे तो वो अर्धछेद हो जाएंगे उस संख्या के। दीदी इसके ना पन्नठी के अर्धछेद निकले के बाद डाल के इकट्ठी के निकालने की कितनी बार कोशिश करी, 5-6 बार में लिखी, अंत में जाके बाद का अंक नंबर अननिवा आ जाते, जैसे 1 7 मतलब गलती हो रही है। जयश्री जी 64 बार भाग देना होगा, 2 बार 4 बार थोड़ी देना। जैसे शुरू में ही 18 है, 18 का 9 आया और 2 दूनी 4 2 आया, तो भाई आप 18 संख्या कैसे ले लिए? ये शुरू में 18 है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या निकाल रहे हैं, 1 मिनट सुनिए। देखिए ये क्या होता है आप लोग के साथ, हम देख रहे हैं कि आगम से आगे, आगम के बीच में आप लोग अपना कुछ मतलब आगम को निर्धारण करना चाहते हैं। आप 18 कैसे ला सकते हैं? द्विरूप वर्ग धारा में 18 है क्या? नहीं आपको अर्धछेद समझाया जा रहा है द्विरूप वर्ग धारा के परिप्रेक्ष्य में। तो द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या आई है ना उसका अर्धछेद निकलेगा। अब आपने 18 का निकाला, 9 आया, 9 का आप कैसे निकालेंगे? आप तो जाम हो गई वहां पर, है ना? इसीलिए आप हम देखते हैं कोई लोग आगम से हट करके मतलब चलते हैं। वो आचार्यों को नहीं पता था क्या कि हम लोग कैसे दुर्बुद्धि होंगे, आचार्य देते वो चीज भी। तो इसलिए ना आगम से हट के 18 वहां 18 नहीं है, वहां पर इकट्ठी है खाली 18। शुरू दिन समझाए थे कि अपने शास्त्रों में या तो पन्नठी लिखा रहेगा या 65 बराबर लिखा रहेगा, तो उसका मतलब समझ लेंगे कि पन्नठी। या तो बादाल लिखा रहेगा, जब हम जीवकांड की पढ़ेंगे इसमें आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो बादाल लिखा रहेगा, तो बादाल से हम समझ जाएंगे कि जो संख्या वो 42 से शुरू है, 42 = लिखा रहेगा। इकट्ठी की संख्या के लिए 18 बराबर, आप केवल 18 को ले लिए ना, इकट्ठी की पूरी संख्या लीजिए, उसको भाग करिए। खाली 18 को लेने से तो नहीं होगा ना, उसमें तो निकलेगा ही नहीं, अर्धछेद नहीं निकलेगा, ऑड नंबर आ रहा है। पूरी संख्या को करिए, यहीं पे रहने देते हैं। इसी को आप लोग 1-2 बार सुन के यहाँ तक समझिए, क्योंकि आगे आगे जैसा देख ही रहे हैं एक ही जगह हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, तो कठिन तो बहुत आने वाला है। लेकिन एक बार समझ, जब एक टेबल अगर दिमाग में उतर जाएगी ना तो फिर आगे की टेबल बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कहते हैं भाई शुरू में ही 2 पहाड़ा बढ़िया से 20 तक सीख लो तो कोई भी मल्टीप्लाई ठीक से कर लेते, तो वही चीज है। ये शुरू की टेबल अगर बढ़िया से समझ में आ जाएगी कि कैसे वर्गशलाका निकल रहे, कैसे छेद निकल रहा, वर्गमूल निकल रहा कैसे और क्यों निकल रहा है, क्यों इसके बाद दिया जा रहा है, किस लिए निकल रहा है, ये सारी चीजें हमको इसमें अभी तक हम क्या समझ रहे थे, एक एक चीज समझ रहे थे। अब सीधा यहाँ पर क्या आ गया, द्विरूप वर्ग धारा भी समझना है, उसका स्थान इतने क्यों जा रहे हैं, जो स्थान जा रहे हैं वो संख्यात क्यों जा रहे हैं, अगर संख्यात स्थान जा रहे हैं तो वो जो संख्या आ रही है वो कौन सी संख्या आ रही है। तो ये सारी चीजें अब एक साथ हमारे पास 4 चीज हमको समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टफ तो हो ही जा रहा है, लेकिन हम लोग समझेंगे, खूब धीरे धीरे चलेंगे। बिल्कुल जब सब लोग आप लोग कहेंगे हम समझ गए हैं तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय जो लगे कोर्स थोड़ी पूरा करना है, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा आप लोग को सुनना भी पड़ेगा, थोड़ा कॉपी वर्क भी करना पड़ेगा। बिल्कुल हवा में हर चीज समझ, इतनी बड़ी चीजों को हम लोगों को कोई कह दे अभी कि 28 × 28 तो मुंह बा देंगे हम लोग, है ना, सबके सब हम लोग मुंह बा देंगे, और हम लोग संख्यात अनंत को हम सोच रहे हवा में समझ ले, तो ये कैसे हो? और थोड़ा सा काम करिए। और हम जवाब गलत, जी चीजों का जवाब गलत आता है तो मेरे को लगने लगता है मेरे को तो समझाना ही नहीं आता, मैं तो समझा ही नहीं पा रही हूँ लोगों को, ऐसे मेरे मन में भावना, मेरे को समस्या ये है जैसे आप आज आपने समझाया वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन भाभी में तो कीर्ति धारा, लेकिन कीर्ति धारा जैसे कि आपने पूछा मैं तो भूल गई हूँ, तो उसे पता नहीं, फिर उसे देखा तो वो याद आ गया, फिर मैं ये भूल गई, मैं तो ये समस्या बहुत भारी हो गई। आप लोगों को हम तो पहले बार बता रहे हैं कि इसमें आपको अलौकिक मान की स्टेज है वो भी याद रखने पड़ेंगे, वो स्टेज आए कैसे हैं, वर्ग करके आए हैं कि विरलन देश से आए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए तो पहले अलौकिक मान पढ़ाया गया, क्योंकि इसके बिना इसको समझना मुश्किल था।
वो लेकिन आपको याद तो रखना, पढ़ करके आप किताब बंद करके अलमारी लॉकर में रख दिया ऐसे तो चलेगा। वो तो बेस था, बेस के ऊपर अब हम क्या क्या चीज और जान सकते वो जानना, तो बेस को ही हटा देंगी तो फिर धराशायी हो जाएगा मकान। तो इसलिए आप लोगों को ये तो भाई ये चीज तो स्वयं आपको करनी पड़ेगी। मैं तो 10 बार बोल दूंगी, पर याद तो आप ही को करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतनी सी कंजी मीठी होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मीठा आएगा। मेहनत नहीं करेंगे, कोर्स खत्म हुआ, किताब बंद हुई, कल दूसरे किताब। तो दीदी इकट्ठी के अर्धछेद निकालने के लिए मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ कि 15-20 स्थान पे जाती हूँ, अर्धछेद करते करते लास्ट में फिर अनइवन नंबर आ जाता है। मुझे लगता है कि ये गलत हो गया कहीं ना कहीं, फिर दोबारा कर रही हूँ, फिर अभी तक पूरा ठीक बैठ ही नहीं रहा है इकट्ठी के अर्धछेद। प्रणाम भाभी, मैं बोलूं क्या इकट्ठी का अर्धछेद मैं तो जैसे 64 आया भाभी, तो 64 का अर्धछेद जैसे 32, 16, 8, 4, 2, 1 आया, तो इसमें 6 बार अर्धछेद हुआ इकट्ठी का। किसका? इकट्ठी का 64 आया, 64, 64 तो इसमें 6 बार अर्धछेद हुआ। 32, 1। ओ मैडम जी चुप चुप चुप, सबका भाव खराब कर रहे हैं आप, सबका मैथ खराब कर रहे हैं। आप 64 का अर्धछेद निकालने गए, वो तो अर्धछेद की संख्या है, इतना इजी है। इकट्ठी का अर्धछेद क्या बताया आपने? 4, वो तो 16 का अर्धछेद है। 6 बोला, 6। कैसे कैसे भाई क्या कारण है, क्या कमी है मेरे पढ़ाने में? तो फिर हम इस क्लास को बंद ही कर दें अगर नहीं समझा पा रहे तो। आप तो बहुत ही गलत बोल गई, आपने 64 का अर्धछेद निकाल दिया, वो तो अर्धछेद की संख्या है। अरे 64 से ऊपर पनट्ठी है, बादाल है, 64 कहाँ से आ गया? आपने 64 कैसे कर दिया इकट्ठी को? इकट्ठी की संख्या भी नितिन भाई साहब ने उच्चारण किया, कितना कितना कोटि 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 भी वो है इकट्ठी की संख्या, उसको 2 से विभाजित करना है। आपने उस आगे 2 पर पावर लिखा, उस पावर को ही आपने आधा आधा कर दिया। वो पावर तो अर्धछेद की संख्या है, उतने अर्धछेद आएंगे 64। कितना समझा रही हूँ रोज, कितना बोल रही हूँ, उस टेबल के समय भी कितना बोला है। कैसे भाई क्या करें बाबूजी, आगे ले कि नहीं ले इस क्लास को? लोग बहुत गलत समझ। अच्छा से समझा रही हो, समझ रहे हैं, बोलना नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है। हाँ वो ठीक है बाबूजी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन लोग बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने, वो भाभी गलत बोल दिया मैंने। मैंने तो बोला ही 64, मतलब 64 तो अर्धछेद है उसके, और इकट्ठी का अर्धछेद इन्होंने 64 का 4 निकाल के अर्धछेद 4 बता दिया। बताइए, थोड़ी तो भाव भाषणा भी होनी चाहिए ना स्वयं में कि 16 के अर्धछेद 4 हैं, इकट्ठी के अर्धछेद 4 कैसे होंगे? ये इतना तो अपने को समझना पड़ेगा ना। और मैं तो कितनी बार हर चीज को बोल रही हूँ, हर चीज को बार बार। ये भी नहीं कि मेरे को 7 दिन में करना है, क्लास खत्म करनी है तो चलो फटाफट आगे बढ़ाते जाओ। कहा मेरे से कुछ गलती हो रही है, मेरे को लगता है, मजा नहीं आ रहा। नहीं आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, हम तो अभी वो गलत बोला गया, आपसे कोई गलती नहीं है, लेकिन बोलने में वो गलत आ गया। आपकी पेशेंस, आपकी तो बहुत पेशेंस है, इतनी पेशेंस से बहुत समझा रही है, इतनी पेशेंस से हमें मूड है बिल्कुल। आपने अर्धछेद निकाल दिया, अर्धछेद निकाल रहे हैं 64 का। इतनी बड़ी चीज आप पढ़ने जा रहे हो और इतनी सी भाव भाषा नहीं कर पा रहे हो कि इकट्ठी का अंक कितना बड़ा है। वो तो आई कैसे इकट्ठी, वो बताएगा कि 2 पर 64 का पावर देने से इकट्ठी की संख्या आई। मैंने वो भी उस दिन खूब हाईलाइट किया था, 64 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो खूब हाईलाइट करते हम तो एक एक चीज को, इधर से उधर से दूसरे तरीके से तीसरे, जितना मेरे को आता है। मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, और जितना मेरा क्षयोपशम लग सकता है कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर आप गलत पर समझ ले रहे हैं तब तो मेरी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फिर गया कि कुछ कहने की बात नहीं। आप तो चले गए द्विरूपण धारा में, बिल्कुल ही गलत, आपका तो बेश ही गलत हो गया। क्या हम आगे वो गलत बोला गया, पावर को मुझे अर्धछेद बोलना था, तुमने मना कर दिया तो क्या बोलूं? वो मुझसे गलती हो गई भाभी, मना कर दिया तो पावर का अर्धछेद बोलना था, 64 को अर्धछेद बोलना था। 64 अर्धछेद है इकट्ठी के। आप बोले मेरे से तो निकल ही नहीं रहा, तो उसको तो 2 से भाग करते हुए बोलने में गलती हो गई भाभी, वो बोलने में गलती हो गई। पावर को अर्धछेद बोलना था, वो तो
टू द पावर 64 है तो वो 64 अर्ध छेद हुआ। बोलने हाँ। में गलती हो गई, समझ गई थी मैं लेकिन बोलने में गलती हो गई। समझ गए थे ठीक तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो इतना समझाने की कोशिश करने के बाद अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो फिर मेरे पास समझाने की और ताकत भी नहीं है। बोलने में गलती कर, जैसे टू द पावर 128 हुआ, टू द पावर 128 हुआ तो वो बादल हो गया, नहीं टू द पावर 32 हुआ तो बादल हो गया, जैसे टू द पावर 16 हुआ तो पन्नती। आप लोग मान का इनके यहाँ इतना बर्तन गिरने की आवाज आती, भगवान जाने अति बर्तन की आवाज आती। आप लोग मान की सारी सीक्वेंसी याद रखेंगे, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी आगे। मान की सीक्वेंसी भी याद रखेंगे, वर्गशाला का अर्धछेद की भी सीक्वेंसी याद रखेंगे, नहीं तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। भैया के 7 दिन की क्लास में पलटा के, भैया तो नहीं किए थे, सॉरी सारिका जी थी, मैं नहीं कर पाई थी। उनका कोई ऑडियो सुनती हूँ, क्या बढ़िया से सब कोई पूरा सीरियल बोलती हैं आगे तक ले जाके कि कहाँ पर क्या आ रहा है, कहाँ पर क्या आ रहा है, तो कैसे बोल पा रही हूँ। ऐसे थोड़ी कि वो लोग कोई बहुत तेज और हम लोग बेवकूफ हैं, वो तेज नहीं और हम लोग बेवकूफ नहीं है। हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वो बनाया हुआ भी मुंह में कोई डाले वो हालत हो रखी है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिन वाणी माता की जय, 9 बार नमोकार।